the Mahas? Who were they and how they became the untouchables? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इस प्रबंध में या इस लेख में मैं इन प्रश्नों को उठाने का प्रयास कर रहा हूं और उनका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे मतों के अनुसार, मेरे निर्णयों के अनुसार सबसे उपयुक्त जवाब है। वो सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, वो सवाल है महार कौन है। पहला सवाल, महार कौन है। दूसरा सवाल, वो गांव के बाहर क्यों रहते थे। और तीसरा सवाल, उन्हें अछूत के रूप में वर्ग क्यों कर दिया गया। पहला इसका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रोमन में 1 लिखा है, हु आर द महास। पहला सवाल, हु आर द महास, महार कौन है। श्री विल्सन ने महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महार शब्द से की है और यह सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र का अर्थ महारों से संबंधित देश होता है। ऐसा माना गया है कि महार शब्द की उत्पत्ति जैसे गुजरों का देश गुजराष्ट्र हो जाता है, सौराजों का देश सौराष्ट्र हो जाता है, इसी आधार पर, इसी समानता पर आधारित महार शब्द की इस उत्पत्ति पर 2 अलग अलग आधारों पर आपत्ति जताई गई है। पहली आपत्ति इस दृष्टिकोण पर है, इस विचार पर है कि महाराष्ट्र शब्द का अर्थ महारों का देश नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ महान राष्ट्र, महान देश होता है। इस आपत्ति को लेकर जो दूसरी आपत्ति उठाई गई है वो इस दृष्टिकोण से संबंधित है, इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि वर्तमान में जो महार है, विद्यमान परिस्थिति में जो महार है, उनकी सामाजिक स्थितियों में इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी गिरावट आई है कि यह कभी माना ही नहीं जा सकता कि इतिहास में महार कभी इतने उच्च पद पर आसीन हुए होंगे जो देश के शासक रहे होंगे। यह मेरा विचार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि यह मेरा विचार है कि श्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत इस उत्पत्ति के 2 अलग अलग कारणों से मेरा असमर्थन है, असमर्थनीय है। यह मेरा विचार है कि श्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत यह उत्पत्ति 2 अलग अलग कारणों से असमर्थनीय है। पहला कारण जो मुझे विल्सन द्वारा सुझाया गया या सुझाव दिया गया उत्पत्ति को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, वो निम्नलिखित शब्दों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र का मतलब महारों का देश होता है तो स्पष्ट रूप से महार समुदाय बाकी लोगों से अलग प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे होंगे और उस नाम से इतिहास में जाने गए होंगे। अब ये देखने के लिए क्या कोई सबूत है कि महारों को एक समुदाय के रूप में इतिहास में महार नाम से जाना जाता था। अपने आप को बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक सीमित रखते हुए 3 प्रमुख समुदाय जिसमें अछूत वर्ग शामिल है, वो है महार, चमार और मांग। इनमें महार सबसे बड़ा समुदाय है, समूह है। एक असाधारण बात पता चलती है कि इतिहास में चमार और मांग ये विद्यमान समुदाय के तौर पर जाने जाते थे, मगर महार एक समुदाय के तौर पर या महार एक समुदाय के रूप में उनका कहीं उल्लेख मौजूद ही नहीं है। मनु के काल में पीछे जाने पर पता चलता है कि उसके समय में कुछ समुदायों का उल्लेख अछूत समुदायों के तौर पर किया हुआ है। उनमें चमारों का उल्लेख खास तौर पर
अछूत समुदाय के तौर पर मनुस्मृति के इस लेखक ने किया हुआ है। मांगों का कोई उल्लेख मनु ने नहीं किया। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मांग उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते होंगे जो मनुस्मृति के इस लेखक को ज्ञात हो। लेकिन बौद्ध साहित्य में इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि जिन मांगों को मातंगों के रूप में संदर्भित किया गया है वे एक अलग समुदाय के रूप में अस्तित्व में थे, जो एक ऐसा नाम हुआ करता था जो सभी को पता था, जो सभी को ज्ञात था। लेकिन ना ही मनुस्मृति में और ना ही बौद्ध साहित्य में कहीं पर भी महारों का एक समुदाय के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही महारों का एक समुदाय के रूप में उल्लेख नहीं है, बल्कि आधुनिक स्मृतियों में भी, आधुनिक ग्रंथों में भी और आधुनिक समय के उत्तरार्ध के स्मृतियों में भी महारों का एक समुदाय के रूप में कहीं पर भी उनका उल्लेख नहीं है। वास्तव में मुस्लिम आगमन तक महार शब्द से कोई भी परिचित ही नहीं था। महार शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार ज्ञानेश्वरी, महाराष्ट्र में उसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं, ज्ञानेश्वरी में आया है, जो 1100 सदी में पाई जाती है। उससे पहले महार नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हम क्या माने? बाबा साहब लिख रहे हैं, बाबा साहब सवाल उठा रहे हैं, हम क्या माने? क्या प्राचीन समय में ज्ञानेश्वरी से पहले महार नाम का कोई समुदाय अस्तित्व में था ही नहीं? या हम ये मान ले कि उस समय यह समुदाय तो था, मगर वो किसी और नाम से जाना जाता था। जो भी मामला हो, महार नाम की गैर मौजूदगी ये विल्सन के दृष्टिकोण का भारी विरोध करता है। अगर महार शब्द ज्ञात ही नहीं था तो वो देश के नाम का आधार होने की संभावना होती ही नहीं है या बहुत कम है। दूसरा कारण जो मुझे श्री विल्सन के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने की ओर ले जाता है वो उन कुल देवताओं से उत्पन्न होने वाले विचारों पर आधारित है जो किसी व्यक्ति को महार समुदाय में मिलते हो। श्री विल्सन की परिकल्पना है और उस परिकल्पना को अगर सही मान लिया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि महार आदिम जाति के लोग हैं। महार एबोरिजिनल, आदिवासी, मूल निवासी जाति के लोग हैं जो महाराष्ट्र नामक देश में आर्यों के आगमन से भी पहले यहां पर निवास किया करते थे। मुझे लगता है कि इस तरह का निष्कर्ष उन कारणों के वजह से असमर्थनीय है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, जिसका मुझे खेद है। उन लोगों द्वारा सराहा नहीं गया है जिनका ये आरोप है कि महार इस प्रांत के आदिम समुदाय के या आदिम वर्गों से संबंधित है। मैं अपने विचारों के समर्थन में, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं कि मैं अपने विचारों के समर्थन में एक उल्लेखनीय तथ्य की ओर इशारा करना चाहता हूं, और वो यह है कि जहां महार नहीं है वहां मराठा भी नहीं है, और जहां जहां महार है वहां वहां मराठा भी है। यह संबंध केवल संयोग की बात नहीं है, यह संबंध अविभाज्य है, सबूतों पर आधारित है, जो मानव जाति विज्ञान के छात्रों द्वारा अनदेखा किया गया है। मानव जाति विज्ञान, इसे इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स ने भी इस विषय को अनदेखा किया है। यह सभी को पता है कि मराठाओं में कुल होता है, कुल का संगठन होता है, उनके पास उनके अपने कुल होते हैं और उनके अपनी कुल देवताएं होती हैं।
मानव जाति विज्ञान के छात्रों को कुल और कुल देवताओं का महत्व बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा। समान कुल और समान कुल देवता ये रिश्तेदारी नाते संबंधों का सूचक है। इसे ध्यान में रखते हुए महारों और मराठाओं के बीच अगर कुल की तुलना की जाए तो यह महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने यहां पर एक सूची को प्रस्तुत किया है, लेकिन मूल ग्रंथ में, मूल प्रबंध में इस सूची को गायब कर दिया गया है। वहां पर उस ग्रंथ में यह सूची नहीं है और बाबा साहब के आगे के वाक्यों को अगर हम पढ़ते हैं तब उस सूची में क्या होगा इसका अंदाजा आ जाता है। तो मैं आगे का सेंटेंस पढ़ता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सूची प्रस्तुत करने के बाद लिखते हैं, हालांकि वो सूची बुक में कहीं नहीं है, इस सूची पर एक नजर डाल के देखे तो यह पता चल जाएगा कि महारों के बीच ऐसा कोई कुल नहीं है जो मराठाओं में मौजूद ना हो, जो मराठाओं के बीच मौजूद ना हो, और मराठाओं में ऐसा कोई कुल नहीं है जो महारों में नहीं पाया जाता हो। यानी बाबा साहब ने उस सूची में महारों के कुलों के बारे में दर्शाया है और मराठाओं के कुलों के बारे में दर्शाया है, और बाबा साहब ये लिख रहे हैं कि इस सूची को देखने के बाद ये पता चलता है कि महारों में भी वही कुल है जो मराठाओं में है, और अगर कोई कुल मराठा में नहीं है तो वो कुल महारों में भी नहीं है। अगर मानव जाति विज्ञान के इस प्रस्ताव पर भरोसा किया जाए तो इस बात का समर्थन करता है कि समान कुल, अगर इस बात का समर्थन किया जाए कि समान कुल रिश्तेदारी का सूचक है, नाते संबंधों का सूचक है, तो महार और मराठा अपने आप में ये सगे संबंधी है, ये रिश्तेदार है और ये सगे संबंधी समुदाय का निर्माण करते हैं। और महारों को एक आदिम समुदाय के रूप में स्वीकार तब तक किया नहीं जा सकता जब तक हम ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हो कि मराठा भी एक आदिम समुदाय है, मराठा भी एक एबोरिजिनल, एक आदिम समुदाय है। मराठा आर्य है या गैर आर्य है, ये ऐसा सवाल है जिस पर एक मत नहीं है। रिजले का मानना है कि मराठा आर्य नहीं है और उन्होंने अपने निष्कर्ष का ज्यादातर मानव जाति विज्ञान के मुद्दों पर जोर दिया है। अपने निष्कर्षों के लिए उन्होंने मानव जाति विज्ञान का आधार लिया है। अन्य लोगों ने रिजले के इस दृष्टिकोण का विरोध किया और निष्कर्ष निकाला कि मराठा आर्य है, और इस तर्क से कि रिजली के मानव जाति विज्ञान की आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की है, और उन्होंने बताया है कि आर्य आक्रमणकारियों की 2 लहरें भारत में हुई और मराठा जो है ये दूसरे लहर से संबंधित है। यही कारण है कि उनके मानव जाति विज्ञान के मापदंड ये रिजले द्वारा माने गए मापदंडों से मेल नहीं खाते। दूसरी परिकल्पना इस तथ्य से कुछ समर्थन प्राप्त करती है। प्राचीन काल में महाराष्ट्र को इस आधार पर अर्याका कहा जाता था क्योंकि आर्यों का मुख्य जनसंख्या यहीं पर थी, महाराष्ट्र में थी, और इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में मराठा को अभी भी एररमेटेड यानी आर्य पुरुष कहा जाता है। चाहे जो कुछ भी हो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि महार आदिम है। इस कथन के समर्थन में जो कुछ भी कहा गया हो, इसके अलावा अन्य सीमा चिन्ह और उत्तरजीविता उपलब्ध है जो इस दृष्टिकोण के समर्थन में भरोसा किया जा सकता है। पहली बात जिस पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए वो यह है कि राजपूतों की स्थिति को दर्शाने वाले कुलों की एक बड़ी संख्या महारों के बीच भी पाई जाती है, और एक ओर ब्राह्मण और दूसरी ओर मराठा, इनके बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इस मुद्दे पर झगड़ा हो गया कि क्या मराठा क्षत्रिय है या नहीं।
इस पर यह परीक्षण किया गया कि मराठाओं का कुल क्या उन 96 कुलों में से एक है या नहीं जो राजपूतों में होते हैं और जिनसे राजपूतों को क्षत्रिय होने का दर्जा प्राप्त होता है। अब यदि यही परीक्षण महारों के लिए लागू कर दिया जाए तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा कि महारों का उच्चार मूल रूप से राजपूतों से संबंधित है जो एक क्षत्रिय वर्ग के हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि महारों ने हाल ही में राजपूतों के कुलों को अपनाया है, अपने सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने उनके कुलों को अपनाया है। यह स्पष्ट रूप से गलत है। महारों के बीच एक लंबी परंपरा रही है कि वो अपने आप को सोम वंश के कहा करते थे, जो क्षत्रिय के 2 शाखाओं में से एक है। महारों ने लंबे समय से इस गोत्र को अपनाया है और हाल ही के दिनों में इसे नहीं अपनाया। यह इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि जब ब्राह्मणों द्वारा अंतिम मराठा राजा प्रताप सिंह की स्थिति को जांचने के लिए एक अदालत बिठाई गई, तब ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के एक पक्ष ने प्रताप सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि भोंसले कुल ये राजपूतों के 96 कुलों में से एक है और राजपूतों को क्षत्रियों के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो प्रताप सिंह को भी क्षत्रिय के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। इस विवाद के जवाब में दूसरे पक्ष ने एक आशंका जताई, एक आशंका व्यक्त की। उनका तर्क यह था कि अगर इस विवाद को सही माना जाए और प्रताप सिंह को, क्योंकि उनका भोसले कुल राजपूतों के कुलों में से एक है, अगर इस तर्क को सही माना जाए तो सभी महारों को भी क्षत्रिय होने का दर्जा देना होगा, क्योंकि राजपूतों की तरह उनमें भी कुल होते हैं, महारों में भी कुल होते हैं। इस जांच के परीक्षण के अलावा यह सच बना रहता है कि महारों ने जो कोई कुल अपनाए थे वो कोई नई घटना नहीं थी, इसलिए महार आदिम नहीं है, महार आदिवासी नहीं है, महार प्राचीन नहीं है। इस विचार के समर्थन में यह मेरी एक राय है।